नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। छत्तीसगढ़ के आदिवासी नेता विष्णुदेव साय आज नए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। आदिवासी समाज के दिग्गज नेता विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के चौथे मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। पहले 2 बजे होने वाला शपथ ग्रहण समारोह अब 4 बजे होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तो इसी पर आज हम चर्चा भी करेंगे। अब से कुछ ही देर में खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा। तो यहाँ पर भी 1+2 का ये फॉर्मूला अपनाया गया है। अरुण साव को डिप्टी सीएम और विजय शर्मा को डिप्टी सीएम बनाया गया है, यानी कि एक संतुलन बैठाने का प्रयास जातिगत क्षेत्र में भी किया गया है। और इसी को मद्देनजर रखते हुए सभी को चौंकाने वाला फैसला छत्तीसगढ़ में भी लिया भारतीय जनता पार्टी ने। जहां अच्छा खासा शासन भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ में किया, लेकिन 2018 के जो नतीजे आए वो मायूसी देने वाले थे। लेकिन एक बार फिर से 2023 में, क्योंकि छत्तीसगढ़ फतेह कर लिया है बीजेपी ने, और इसी के साथ एक बड़े महारथी को भी मैदान में उतार दिया है, जो कि आदिवासी समुदाय से आते हैं। एक आदिवासी बड़ा चेहरा है प्रदेश की राजनीति में, उनका खास किरदार रहा है। कुनकुरी से विधायक है विष्णुदेव साय, जिन पर इस बार बीजेपी ने भरोसा जताया है और मनोनीत मुख्यमंत्री हैं। तो 2020 में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी वो रहे हैं और इसी के साथ रायगढ़ से सांसद भी वो रहे हैं। तो ये उनका पूरा राजनीतिक सफर हम आपको बता रहे हैं, किस तरीके से बड़ी अहम भूमिका उन्होंने निभाई है। और बीजेपी के बारे में ये कहा जाता है कि वो कार्यकर्ताओं की पार्टी है। जो ग्राउंड जीरो पर काम करेगा, बीजेपी की एक नजर उस पर हमेशा रहती है और यही असर देखने को मिला है। तो इसी के साथ जो डिप्टी सीएम बनाए गए विजय शर्मा, उनका भी सफर आपको बता देते हैं। 19 जुलाई को 1973 में उनका जन्म हुआ और इसके बाद कवर्धा के रहने वाले हैं विजय शर्मा, जिनको डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। वो भी शपथ ग्रहण करेंगे। तो विजय शर्मा ने फिजिक्स में एमएससी किया हुआ है और इसी के साथ साथ 2001 में मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन की डिग्री उन्होंने हासिल की है। तो उनकी पढ़ाई कैसी रही है ये भी आप जान लीजिए। विजय शर्मा की पहचान सुलभ जमीनी नेता के तौर पर होती है और लगातार वो बीजेपी को मजबूत कर रहे हैं ग्राउंड जीरो पर। तो बीजीवाईएम की छत्तीसगढ़ शाखा के प्रदेश अध्यक्ष भी वो रह चुके हैं और इसी के साथ प्रदेश संगठन में महामंत्री की जिम्मेदारी भी उन्होंने संभाली है। तो इन तमाम जिम्मेदारियों के बाद आखिरकार अब डिप्टी सीएम का पद वो संभालेंगे। तेज तर्रार नेताओं में विजय शर्मा की गिनती होती है। अब अरुण साव के जिनके डिप्टी सीएम बनाया गया है, तो अरुण साव ओबीसी वर्ग की बड़ी हस्ती माने जाते हैं और ये समीकरण बैठाने का प्रयास पिछले साल बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी थी। और इसी के साथ अरुण साव 2019 में लोकसभा चुनाव लड़े थे। 2019 में बिलासपुर से सांसद चुने गए अरुण साव और उनको भी डिप्टी सीएम का पद सौंपा गया है। तो साव ओबीसी समुदाय के साहू समाज से आते हैं। तो देखिए, सामान्य ओबीसी और आदिवासी वर्ग, ये 1+2 फॉर्मूले के जरिए ये बीजेपी साधती हुई इस बार नजर आई है। तो लोरमी विधानसभा सीट से उन्होंने चुनाव लड़ा और इन तीनों ही दिग्गजों के हाथ में अब छत्तीसगढ़ रहेगा। किस तरीके से छत्तीसगढ़ में जो बड़े वादे बीजेपी ने किए हैं, जिनके बलबूते पर आज ये नौबत आई है कि ताजपोशी की बारी है और अब बीजेपी ने कमल खिला दिया है छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से। तो ऐसे में अब छत्तीसगढ़ की जनता को इन 3 दिग्गजों के माध्यम से क्या कुछ तोहफे मिलते हैं और जो बड़े वादे किए गए हैं वो वादे किस तरीके से पूरे होते हैं, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन फिलहाल छत्तीसगढ़ का जो ये समीकरण साधा गया है वो 24 में कितना ज्यादा फायदा दिलाएगा, ये भी बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण सामने आ रहा है। तो आज ताजपोशी होगी छत्तीसगढ़ में और 4 बजे का वक्त निर्धारित किया गया है। तो पीएम मोदी भी इस दौरान शामिल रहेंगे इस खास कार्यक्रम में। तो नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज पद की शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री पद की शपथ आज वो ग्रहण करेंगे। तो मध्य प्रदेश के बाद अब छत्तीसगढ़ की बारी है, जहां नए मुख्यमंत्री की आज ताजपोशी होने वाली है और इसी के लिए तैयारियां जो है बड़े स्तर पर की गई हैं। तो छत्तीसगढ़ की 90 सीटों में से बीजेपी ने 54 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया था और कांग्रेस को महज 35 सीटों में ही संतोष करना पड़ा। लेकिन अब क्योंकि बीजेपी छत्तीसगढ़ का ये रण जीत चुकी है और बड़ी बहुमत के साथ जीत चुकी है, तो अब बड़ी ही जिम्मेदारी दी गई है विष्णुदेव साय को।
मुख्यमंत्री का पद दिया गया है और सभी हक्के बक्के रह गए थे, जहां ये माना जा रहा था, क्योंकि कई बड़े नाम भी सामने आ रहे थे, कई केंद्रीय मंत्री क्योंकि मैदान में उतरे हुए थे छत्तीसगढ़ से भी, तो ऐसे में ये माना जा रहा था कि उनको मंत्री पद दिया जा सकता है, मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन तमाम जो कयास थे उन सभी को खारिज करते हुए बीजेपी ने एक बड़ी स्ट्रैटेजी के साथ और एक नई सोच के साथ जिम्मेदारी के ये पद विष्णुदेव साय को सौंपे हैं, अरुण साव को सौंपे हैं, विजय शर्मा को सौंपे हैं। और अगर देखा जाए, अगर मैं जातिगत समीकरण की बात करूं तो विष्णुदेव साय एक बड़ा चेहरा है, आदिवासी चेहरा है, और क्योंकि इस बार सबसे ज्यादा जो बीजेपी का कार्ड चला है छत्तीसगढ़ में, वो कहीं ना कहीं आदिवासी समुदाय के अंदर अपना विश्वास जगाना है। जिस तरीके से द्रौपदी मुर्मू को महामहिम के रूप में अब वो प्रस्तुत हुई हैं, उसमें जो बीजेपी ने इनिशिएटिव लिया उसको लेकर भी प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार के दौरान कई बार जिक्र किया। उसका ये असर है कि आज छत्तीसगढ़ में 54 सीटों के साथ बीजेपी ने बहुमत के साथ अपनी सरकार बना ली है और ऐसे में आज ताजपोशी भी हो जाएगी। लेकिन इसी के साथ साथ अब ये कोशिश भी है कि जो वजह रही अब उस वजह को और ज्यादा पुख्ता किया जाए। तो आदिवासी समुदाय में जो बड़ा विश्वास जगाया है बीजेपी ने दोबारा से 2018 के बाद, अब उसे और ज्यादा पुख्ता करने का वक्त आ गया है और इसके लिए विष्णुदेव साय को मनोनीत मुख्यमंत्री, यानी कि आज जब उनकी ताजपोशी होगी तो वो मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे। लेकिन उन्हें चुना गया है कि वो प्रदेश की सुरक्षा करें और प्रदेश की रक्षा करें, हर समुदाय को साथ लेकर चले। अरुण साव को बताया जा रहा है कि बड़ा ओबीसी चेहरा वो माने जाते हैं और ऐसे में उनको मौका दिया गया है, डिप्टी सीएम का पद उनको सौंपा गया है। विजय शर्मा सामान्य वर्ग से, तो कोशिश ये की गई है कि हर एक वर्ग से साधते हुए बीजेपी ने ये 3 चेहरे चुने हैं। अपने इस पूरे फॉर्मूले में सटीक चेहरे बिठाए गए हैं जिनमें से किसी का भी अंदेशा नहीं था कि इन तीनों को ये पद दिया जा सकता है। कभी कतार में खड़े होने, पीछे खड़े होने वाले लोग भी आज बीजेपी में मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और उनके लिए भी कितनी ज्यादा गर्व की बात है और सभी प्रसन्न प्रफुल्लित नजर आए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में निष्ठा भाव के साथ काम करेंगे। जैसे ही उनको मुख्यमंत्री की ये पर्ची में उनका नाम निकला तो सभी ने यही कहा कि आखिर उनको ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है जिसके चलते वो केंद्रीय नेतृत्व के आभारी हमेशा रहेंगे और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ऐसे ही निरंतर काम करते रहेंगे। तो ये कोशिशें हैं और ये हौसला बढ़ाने का काम कहीं ना कहीं बीजेपी ने एक तरफ कर दिया है। तो इसी के साथ ये भी कोशिश कर दी है कि अब 24 से पहले जातिगत समीकरण भी साधे जाएं, क्योंकि 2019 के अगर लोकसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो 2019 में बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में अच्छा प्रदर्शन किया था, जबकि 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को कुछ खास लाभ नहीं हुआ था। बावजूद उसके 19 में मेहनत की थी और ऐसे में अब एक बार फिर से अब लोकसभा की क्योंकि बारी है तो लोकसभा को भी मद्देनजर रखते हुए ये महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। तो आज ताजपोशी का दिन है और ये बड़े चेहरे आज शपथ ग्रहण करते हुए नजर आएंगे। तो वो तस्वीरें भी आपने देखी जहां छत्तीसगढ़ के मनोनीत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय किस तरीके से अपनी माता से आशीर्वाद ले रहे थे। उनकी माता ने तिलक लगाकर आज उनको आशीर्वाद भी दिया और इसी के साथ अब इसी के साथ इंतजार हो रहा है कि उनकी ताजपोशी हो। तो छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से बीजेपी ने कमल खिला दिया है और बहुमत के साथ 54 का ये आंकड़ा बीजेपी ने 90 में से 54 विधानसभा सीटों को अपने नाम किया और इसी के साथ आज बारी है ताजपोशी की। और ऐसे में ताजपोशी के लिए भी बीजेपी ने जो नाम सामने रखे उसने सभी को चौंका दिया है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं, जानते हैं कि आखिर बीजेपी ने ये सब किन स्ट्रैटेजी के तहत किया है और ये बीजेपी की जो सोच है वो कितने आगे तक की है। वरिष्ठ पत्रकार से जानते हैं। हमारे साथ जयंत वर्मा वरिष्ठ पत्रकार के रूप में जुड़ गए हैं। जयंत जी, आपका बहुत स्वागत। आज देखिए छत्तीसगढ़ में ताजपोशी का दिन है और ऐसे में विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री, मनोनीत मुख्यमंत्री हैं, वो बड़े आदिवासी चेहरा है और बीजेपी को जो एक बड़े फैक्टर का फायदा हुआ छत्तीसगढ़ में इस बार वो था आदिवासी समुदाय में अपना विश्वास जगाना और प्रधानमंत्री ने जैसा प्रचार किया उसके बाद
अब विष्णुदेव साय के जरिए इसको क्या और ज्यादा पुख्ता करने की कोशिश है? जी हाँ, देखिए अभी तक छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के जमाने में भी सब जगह ये मांग उठती थी कि आदिवासी, क्योंकि वो आदिवासी बहुल है, वहाँ 5वीं अनुसूची में 65% भूमि जो है वो 5वीं अनुसूची में, और वहाँ आदिवासी आबादी बहुत ज्यादा है, तो उसमें आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाया गया। अब इसमें यह है कि कांग्रेस तो ये काम नहीं कर सकी, भारतीय जनता पार्टी ने विष्णुदेव साय जी को जो बना दिया, तो ये एक बड़ी भारी मतलब आदिवासियों की जो मांग थी वो पूरी हुई, और इसके चलते फिर उन्होंने अरुण साव को और विजय शर्मा इनको तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया। तो इसमें यह है कि सभी जातियों को और जो सोशल इंजीनियरिंग है उसको ध्यान में रखते हुए पूरे निर्णय लिए गए। तो मुझे लगता है कि ये जिस प्रकार थम्पिंग मेजॉरिटी से उनको मिली 39 सीट का इजाफा हुआ है भारतीय जनता पार्टी से, तो वो उसको देखते हुए ये जो निर्णय लिया गया है, ये निर्णय सभी के द्वारा स्वीकार्य होगा। ये बात अलग है कि मीडिया का जो सोच है और जो राजनीतिक विश्लेषकों का सोच है उसमें कभी ये नाम चर्चा में ही नहीं। तो पर ये जो निर्णय है ये मुझे लगता है ये आगे के लोकसभा के चुनाव को मद्देनजर करके लिया गया है, ताकि आदिवासी सीट वहाँ ज्यादा लोकसभा के लिए उनको मिले, और वैसे भी लोकसभा में काफी सीटें हैं उनके पास, तो इसको देख के उन्होंने बिल्कुल। तो देखिए बड़ा ही महत्वपूर्ण ये निर्णय रहा है बीजेपी का। हमारे साथ निरंजन पोद्दार जी भी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार है वो। निरंजन जी, आपका भी बहुत स्वागत। और आज देखिए छत्तीसगढ़ में ताजपोशी का दिन है, और ऐसे में जो ये फॉर्मूला अपनाया गया है उत्तर प्रदेश की तरह के 2 डिप्टी सीएम और 1 सीएम, और देखा जाए तो तीनों की ही अगर मैं गणित की बात करूं तो हर वर्ग से चुना गया है। ये समीकरण क्या दर्शाता है और इसका कितना फायदा बीजेपी की झोली में जाता हुआ आपको दिख रहा है? देखिए उन्नति जी, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अब देश की राजनीति का जो डिस्कोर्स बदल रही है जी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जिस तरीके से आपने देखा है कि अभी तक हमारे यहाँ देश तो हमारा बढ़ रहा है, देश हमारा अपडेट हो रहा है, तकनीकी रूप से भी नई नई तकनीक आ रही है, सारी चीजें आ रही हैं, लेकिन जिस तरीके से राजनीति अभी भी पुराने ढर्रे पे चलती थी। आपने देखा होगा कि पिछले 70 सालों के अंदर जो राजनीति का जो पैटर्न है, या चुनावी राजनीति की बात कर रहा हूं, उसके अंदर कहीं कोई बदलाव नहीं था। आज भारतीय जनता पार्टी विशेषकर पिछले 8-10 वर्षों से जिस तरीके से राजनीति का डिस्कोर्स बदलती जा रही है, और उसके अंदर एक ये नया आयाम इन्होंने जोड़ दिया है कि जिस तरीके से विपक्ष जैसे तैसे करके अपनी परंपरागत राजनीतिक स्टाइल के अंदर भारतीय जनता पार्टी को घेरने के लिए कभी INDA गठबंधन बनाता है, या तमाम जो चीजें अपने हिसाब से कुछ प्रयास करता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और वर्तमान जो नेतृत्व है वो एक नई लकीर खींच देता है, और कहीं ना कहीं उनको ये चीज समझ में नहीं आता कि अब इस रणनीति से कैसे निपटा जाए। पहली बात। दूसरी बात जो आपने कहा कि जो अभी ये वर्तमान नेतृत्व का जो फैसला है, चाहे आप छत्तीसगढ़ के संदर्भ में ले लीजिए, मध्य प्रदेश के संदर्भ में ले लीजिए, या राजस्थान के संदर्भ में ले लीजिए, आपके सवाल का अगर मैं जवाब दूं तो एक समय हमने देखा है कि जब उप मुख्यमंत्री की जो पदभार है वो कहीं ना कहीं सत्ता के अंदर हिस्सेदारी का एक प्रमाण हुआ करता था, कि यानी कि जब सत्ता का संघर्ष होता था, सरकार के अंदर छीना झपटी चलती थी कि चुनाव जीतने के बाद में मैं मुख्यमंत्री या तू मुख्यमंत्री वाली जो छीना झपटी होती थी, उसके अंदर कहीं ना कहीं संतुलन बनाने के लिए एक व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जाता था, दूसरे मंत्री को डिप्टी सीएम बनाया जाता था। यानी कि कहने का तात्पर्य एक तरह का आप ये मान के चलिए, उसको ये कहा जाता था कि भाई इतनी सत्ता तेरी, इतनी सत्ता हमारी। तो ये एक सत्ता का आप समझ लीजिए विभाजन होता था। लेकिन आज जिस तरीके से उत्तर प्रदेश से जो प्रयोग शुरू हुआ भारतीय जनता पार्टी का, और अब तीनों राज्यों के अंदर एक मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री, यहां पे हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि यहां कोई सत्ता की छीना झपटी नहीं है, और ना कोई सत्ता का संतुलन बनाने के लिए किया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं इसलिए किया जा रहा है कि जो सरकारी जो काम है उसकी डिलीवरी बड़ी द्रुतगामी गति से हो, यानी कि
जनता का कार्य जो है वो बड़ी स्पीड से हो और धरातल पे उतरने में उसको कम समय लगे, यानी कि जैसे वंदे भारत की स्पीड के हिसाब से ये अब सरकारी चीजों को चलाना चाहते हैं। तो ये भी अपने आप में एक नई परंपरा है कि भाई जो डिप्टी सीएम है वो बना करके और कहीं ना कहीं राज्य के विकास के अंदर तेजी लाई जाए। दूसरी बात और तीसरी बात, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि अभी पूर्व में कई अनुभव रहे, चाहे आप राजस्थान की बात ले लीजिए, 2018 के अंदर जब सचिन पायलट जी ने अपनी मेहनत और परिश्रम और पसीना बहा करके कांग्रेस को बहुमत के पास पहुंचाया, लेकिन जब बात आई पारितोषिक की, बात आई जब उसके लिए आप ये समझ लीजिए उपहार की, तो वहां पे जिस तरीके से जो चरण चाटुकार कहें या जो परिक्रमा मंडली के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं सत्ता के अंदर वो आप ये मान के चलिए मलाई मारने में कामयाब रहे। लेकिन यहां भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया है कि अपने 3 प्रबल दावेदार मुख्यमंत्रियों से एकदम नए कार्यकर्ता का नाम अनाउंस करवाया। कहीं कोई देखिए मनों के अंदर हो सकता है मनोभाव सहारावार, हर व्यक्ति की मानविक इच्छाएं होती है, लेकिन मनोभाव को दरकिनार रखते हुए उन्होंने इस चीज को अपने श्रीमुख से तीनों जगह पे, चाहे राजस्थान के अंदर वसुंधरा जी की बात करूं, मध्य प्रदेश में शिवराज जी की बात करूं या छत्तीसगढ़ में रमन जी की बात करूं, तो वहां रमन सिंह जी से इनका नाम प्रस्तावित करवाया गया और एक नए मुख्यमंत्री और अनुशासन का एक नया आयाम इन्होंने दिखाया। और उसके बाद में जिस तरीके से इन्होंने डिप्टी सीएम भी उसी तरीके से इन्होंने कई, मेरे हिसाब से उन्नति जी, इन्होंने एक तीर से करीब करीब आप ये मान के चलिए 5 निशाने किए हैं। जी बिल्कुल, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण आपने जिक्र किया कि किस तरीके से जो कैंडिडेट्स माने जा रहे थे कि ये मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे हैं, उन्हीं से कहीं ना कहीं अनाउंस करवाना कि ये मुख्यमंत्री होंगे, ये दिखाता है वाकई कि क्या डिसिप्लिन इस वक्त बीजेपी के अंदर चल रहा है और सभी केंद्रीय नेतृत्व के डिसीजन को सराहते हैं और समर्थन भी करते हैं, अपनी जो इच्छाएं हैं उनको प्रबल तौर पर नहीं रखते हैं। जयंत जी, आपका रुख करती हूँ क्योंकि अब बारी लोकसभा चुनाव की भी है। 2019 का अगर छत्तीसगढ़ में प्रदर्शन देखा जाए 2018 के बाद तो ठीक ठाक रहा था, लेकिन इस बार क्या कोशिश रहेगी, क्योंकि इस बार तो विधानसभा में भी कमाल कर दिया है, तो क्या वो सीटों में हम देखने को मिलेगा लोकसभा की भी? ये मामला ये है कि साउथ में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ है, तो उसको कंपनसेट करने के लिए उनके पास यूपी, एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़, ये 4 हिंदी बेल्ट हैं। तो यहाँ पे ही तो यहाँ जितनी सीटें हैं उसमें और बढ़ोतरी करना ये इनकी रणनीति के भीतर। और वो जैसे मध्य प्रदेश में 29 में से 28 सीट उनके पास है, छत्तीसगढ़ में काफी सीटें। तो ऐसा लगता है कि ये जो निर्णय हुआ है भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री के चयन का, ये इससे उनकी रही सही जो भी सीटें थी वो कसर पूरी हो जाएगी। और जो इंडिया गठबंधन है जो कि लोकसभा में चुनौती देने के लिए खड़ा हो रहा है मोदी जी के लिए, तो वो इंडिया गठबंधन को काफी पहुंचेगी, क्योंकि उधर जैसे यूपी है और बिहार है, वहाँ यादव वोट काफी मजबूत है। तो अब वहाँ पे जो यादव है मुख्यमंत्री बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं वर्गों को साधने के लिए जो समीकरण बैठाए गए हैं वो बीजेपी के कितने सटीक होते हुए नजर आते हैं, ये देखना बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। जयंत जी, आपकी ऑडियो ठीक नहीं है, उसको दुरुस्त करा के तुरंत आपके पास आती हूँ। निरंजन जी, आपका रुख करती हूँ। देखिए, अब कोशिशों के बाद अब ये स्टेज आ चुकी है कि बीजेपी ने प्रचंड बहुमत भी हासिल कर ली है। अब क्या चैलेंजेस आपको लगते हैं कि राजनीतिक सफर में बीजेपी के रह गए हैं छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो? देखिए उन्नति जी, इस बात का जवाब मैं बाद में देता हूं। जैसे पहले अभी मेरे जो साथी वरिष्ठ पत्रकार जो बता रहे थे, मैं थोड़ा सा इनकी बात से असहमत इसलिए हूं उन्नति जी कि आज की तारीख में जो जनता है इसके अंदर आप ये मान के चलिए बहुत बड़ा परिवर्तन आया है कि जिस तरीके से आप देखेंगे कि एक जमाना हुआ करता था केवल अखबार के ऊपर खबरें चला करती थी, उसके बाद में टीवी मीडिया का जमाना है और आज जिस तरीके से सोशल मीडिया का जमाना है, यानी कि आज गांव के अंदर एक अंतिम छोर पे बैठा हुआ व्यक्ति भी किसी ना किसी गैजेट से जुड़ा हुआ है, चाहे वो मोबाइल हो, टीवी हो, लैपटॉप हो या किसी भी एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से जुड़ा हुआ है, या यूं कहें कि
कि मिनट मिनट की खबर से अपडेट है। और ऐसी स्थिति के अंदर आपको मैं बताऊं, और दूसरी बात क्या है कि जो जागरूकता लोगों में आई है, विशेषकर मैं बात करूं महिलाओं के अंदर, पिछले 20-25 वर्षों के अंदर हमारे यहाँ राजनीतिक जागरूकता आई है उन्नति जी, ये भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज मानी जाएगी। क्योंकि हमने देखा है कि एक समय हमने देखा है जब महिलाओं को गांव देहात के अंदर कह दिया जाता था कि आपको फला निशान के ऊपर आपको वोट करना है, और वो अक्सर से बिना किसी चूं चपड़ करके वहां पे वो वोट करती थी। लेकिन आज महिलाएं वोकल भी हुई हैं, आज महिलाएं मुखर भी हुई हैं, और आज महिलाएं अपना तर्क भी रख रही हैं। तो दो बात। ये तीसरी बात क्या है कि जो ये जागरूकता है, इसका एक प्रमाण आपको देना चाहता हूं उन्नति जी, कि आपने देखा होगा कि 2019 के अंदर आंध्र प्रदेश के अंदर एक ही समय पे लोकसभा और विधानसभा दोनों जगह के वोट करवाए गए थे। यानी कि एक ही समय पर 2 ईवीएम लगाई गई थी, एक के अंदर विधानसभा का वोट करना था, एक में लोकसभा का वोट करना था। लेकिन परिणामों में आपने क्या देखा कि जनता ने वहां पे विधानसभा के लिए जगन मोहन रेड्डी को वोट किया, लेकिन लोकसभा के लिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया। सेम उदाहरण दिल्ली का ले लीजिए, 2019 के अंदर भारतीय जनता पार्टी को 7 सीटें लोकसभा की देकर के प्रचंड बहुमत से, यानी कि 52% वोट देकर के जनता ने 7 सांसद भारतीय जनता पार्टी के भेजे। लेकिन विधानसभा में, यानी कि उसके 4 महीने बाद में जब दिल्ली विधानसभा के चुनाव हुए, तो यहाँ 62 सीटें आम आदमी पार्टी को देकर के भेजी। तो मेरा यह मानना है, चाहे उत्तर हो, दक्षिण हो, पूर्व हो, पश्चिम हो, लोकसभा चुनावों के अंदर आज भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से लीड गेन कर रही है, कहीं कोई दूसरा वो मामला नहीं है। बिल्कुल। और देखिए, जनता बहुत समझदार है, चाहे विधानसभा हो, लोकसभा हो, बहुत ही सटीक तरीके से अपने लिए वो नेता चुन ही लेती है। और उसी जनता के साथ इस वक्त हमारी संवाददाता मौजूद है निशा द्विवेदी। निशा, क्या तस्वीरें हैं, क्योंकि आप वहां पर मौजूद हैं जहां ये महाशपथ ग्रहण समारोह होने वाला है, क्या तस्वीरें वहां की, जल्दी से बता दीजिए। बिल्कुल, यहाँ पर आप देख रहे हैं जो लोग हैं, तो देखिए, तस्वीरें लगातार निशा आपको दिखा रही हैं जहां आज महाशपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। बता रही हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने का वहां पर इंतजार हो रहा है। तो इन तमाम दिग्गजों की मौजूदगी में आज शपथ ग्रहण समारोह होगा। और क्योंकि विष्णुदेव साय ने अपनी माता से तो आशीर्वाद ले लिया है और उनकी माता जी ने उनका तिलक भी कर दिया है, लेकिन उनके समर्थक भी बड़ी संख्या में यहां पर पहुंचे हुए हैं। जयंत जी, सीधा आपका रुख करती हूं। देखिए, आज तो राज तिलक की बारी है, लेकिन ये भी नहीं भूलना है कि किस तरीके से संघर्षों के साथ बीजेपी एक बार पुनः वापसी बीजेपी ने की है। तो अब कोई भी चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और इसके लिए कितनी सही राह पर बीजेपी आपको नजर आ रही इस राज तिलक के माध्यम से? जयंत जी, आपकी ऑडियो अभी भी मुझ तक ठीक तरीके से नहीं पहुंच रही है, मैं इसको तुरंत दुरुस्त कराती हूँ। निरंजन जी, यही सवाल मेरा आपसे। उन्नति जी, दोबारा से पूछिए, क्या सवाल था आपका? जी निरंजन जी, देखिए, क्योंकि बीजेपी अब सत्ता में तो आ गई है, लेकिन अब ये नहीं कोशिश करनी है, क्योंकि पुराने अनुभवों से सीखते हुए बीजेपी आगे बढ़ने वाली पार्टी रही है। और ऐसे में जो समीकरण अब बांधे गए हैं, कैसी राह बीजेपी ने अपने लिए तैयार कर ली है? देखिए उन्नति जी, निश्चित रूप से आपका सवाल बहुत अच्छा है, और इसी सवाल से जुड़ा हुआ सवाल आपने मेरे से पहले भी किया था कि भारतीय जनता पार्टी के सामने क्या चुनौतियां हैं। बिल्कुल। तो मैं दोनों बातों का आपको जवाब देता हूं। देखिए उन्नति जी, आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी जो है वो व्यक्ति आधारित पार्टी नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी एक संगठन के साथ चलती है। आज भारतीय जनता पार्टी एक कैडर के साथ जुड़ी है, अपने कार्यकर्ता के साथ और अपने वोटर के साथ। तीनों जगहों का एक सामान्य
सामंजस्य बना करके भारतीय जनता पार्टी चल रही है। और इनका जो थिंक टैंक है कहीं ना कहीं केंद्र से लेकर के, और आप ये मान के चलिए पंचायत स्तर तक इनका थिंक टैंक काम कर रहा है। पहली बात। दूसरी बात, चुनौती की मैं बात करूं तो उन्नति जी आप ये मान के चलिए निश्चित रूप से जिस तरीके से इन्होंने 3 नए नामों की घोषणा कर दी, 3 नए लोगों को वहां के मुखिया, सरकार के मुखिया इन्होंने नियुक्त कर दिए। लेकिन यहां पे आपको यह भी समझना पड़ेगा कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ के अंदर भूपेश बघेल जी सरकार चला रहे थे और ऐसी ऐसी कुछ योजनाएं हैं जो बहुत वहां पे पॉपुलर योजनाएं थी, जो जनता को बिल्कुल सीधा सीधा प्रभावित कर रही थी। उन योजनाओं के साथ साथ जिस तरीके से मोदी जी ने कहा कि ये मोदी की गारंटी है, और जो तमाम जो घोषणाएं करी, चाहे वो 450 का गैस सिलेंडर हो, चाहे तमाम जो जनता को राहत देने वाली, उसके अंदर आप बेरोजगारी पेंशन और ये तमाम जो चीजें इन्होंने घोषित करी, कहीं ना कहीं इन चीजों के लिए आपको बिना राजस्व का कर बढ़ाए हुए, बिना जनता के ऊपर कोई बोझ लादे हुए आप इन चीजों को कैसे मैनेज करेंगे, फंड कैसे अरेंज करेंगे और उसके बाद में उसको जनता तक कैसे डिलीवर करेंगे। और ये सारी की सारी जो चीजें जो आप कांग्रेस सरकार जैसे आपने वहां से बेदखल की है, और जो जो चीजें आप चाहे उसके अंदर भ्रष्टाचार का मामला हो, चाहे उसके अंदर आपका कानून व्यवस्था का मामला हो, इन सब के अंदर आपको एक नया कीर्तिमान स्थापित करना पड़ेगा। और उसके लिए आपके पास बिल्कुल नई और एक अनुभवहीन टीम है, और आप इसको किस तरीके से जनता के साथ कनेक्ट करेंगे, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन अब ये जब भारतीय जनता पार्टी ने जब इतना बड़ा फैसला किया है, तो मेरा ये मानना है कि शायद उन्होंने पहले इसका भी कहीं ना कोई समाधान सोच करके इन्होंने इतना बड़ा फैसला किया होगा। लेकिन चुनौतियां तो निश्चित रूप से मानी जाएंगी जब तक कुछ चीजें सामने ना आ जाएं। बिल्कुल, और क्योंकि कई घोटालों का भी जिक्र हुआ, और क्योंकि अब सत्ता की बागडोर बीजेपी के हाथ में है, तो ये भी समझा जाएगा कि कहीं ना कहीं अब ये फाइलें भी खुलेंगी। निरंजन जी मेरे से पूछ रहे हैं? जी आपसे। देखिए, वैसे आपको मैं बताऊं, मैंने जैसे भारतीय जनता पार्टी का अभी तक का जो कार्यकाल देखा है, चाहे माननीय नरेंद्र मोदी जी का या तमाम राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी जीत करके आई, उसके बाद में एक चीज मैंने जरूर देखी कि भारतीय जनता पार्टी जो गड़े मुर्दे हैं उनको उखाड़ने के बजाय भारतीय जनता पार्टी एक नई लकीर और नया अपने नए कीर्तिमान गढ़ने के अंदर ज्यादा विश्वास रखती है। कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव यानी कि मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से पहले आरोप लगाए थे 2G 3G फलाना जी ढिमकाना जी कोल गोट, लेकिन वो कहीं ना कहीं आप ये मान के चलिए नेपथ्य में है, जनता को उनके बारे में पता नहीं कि उनका क्या हुआ। लेकिन जो आगे जो घपले और घोटाले हैं उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी रोक लगा करके ये कार्य करने की इनकी पद्धति नजर आई है कि भाई आगे जो चीजें हैं उनको गई को जाने दो, रही को रख लो और इनको आगे दुरुस्त रखो। लेकिन यहाँ पे चुनौती के नाम पे एक चीज और बहुत बड़ी है उन्नति जी, वो आपको वो भी तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष है उनको समझना पड़ेगा कि जिस तरीके से आजकल छोटी से छोटी घटना, चाहे वो भ्रष्टाचार की हो, चाहे वो किसी के अपमान की हो, चाहे वो कानून व्यवस्था की हो, जिस तरीके से वायरल हो जाती है वीडियो पे और जिससे एक पब्लिक परसेप्शन बनता है, तो वो अगर आपके यहाँ शासन का इकबाल नहीं होगा, अगर आपके यहाँ शासन के अंदर वो शक्ति नहीं होगी, अगर आपके यहाँ शासन में वो आक्रमण्यता रहेगी, तो निश्चित रूप से देखिए आप भी जनता के दिलों से बहुत जल्द मेरे हिसाब से नीचे आ जाएंगे। तो आपको अब अपना जो मामला है इसको जिस तरीके से सरकार संगठन के साथ साथ जनता के साथ आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, उसके अंदर आपको चाहे मीडिया तंत्र खड़ा करना पड़े अपना, चाहे आपको CID या IB का आपको तंत्र स्ट्रॉन्ग करना पड़े कि ये जिस तरीके की घटनाएं हैं। क्योंकि एक चीज और उन्नति जी मैं आपको बता दूं, आज जिस तरीके से जो हमारे यहाँ कहा जाता है कि युवा भारत है, और युवा भारत अब ज्यादा इंतजार करने के पक्ष में नहीं है और वो ना उस चीज को पसंद करता। आज युवा भारत को चाहिए क्विक फैसला। आपने देखा होगा कि योगी आदित्यनाथ जी और हेमंता बिस्वा शर्मा भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों में सबसे ज्यादा पसंदीदा मुख्यमंत्री माने जाते हैं। उसका कारण ये है कि तुरंत फैसला, यानी कि सीधी सी बात है। तो अब इन मुख्यमंत्रियों को भी ये चीज देखनी पड़ेगी कि तुरंत आप अपने विवेक से सही और गलत का निर्णय करके और उसका तुरंत जनता को
समाधान चाहिए, तब जनता आपसे मेरे हिसाब से कनेक्ट करेगी। जनता बिल्कुल आपको ये बिल्कुल, मानेगी देखिए कि क्योंकि हमने जो मोदी की गारंटी तो हिट गई है, लेकिन अब साय अपनी गारंटी कैसे रचते हैं, अब ये चुनौती रहेगी उनके सामने। बिल्कुल सटीक कहा आपने निरंजन जी। लौटती हूँ आपके पास, निशा द्विवेदी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और जयंत जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। निशा से पहले अपडेट ले लेती हूँ। निशा, क्या कुछ तस्वीरें आपको देखने को मिल रही, क्योंकि आपके पीछे लोग भी मैं वहां पर देख पा रही हूँ, किस तरीके से समर्थक पहुंचे हुए हैं विष्णुदेव साय के वहां पर? चलिए, शायद निशा तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है और इस चर्चा को भी आगे हम बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं और इस ताजपोशी से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी अपडेट आपको हिंदी खबर पर मिलती रहेगी। नमस्कार।